नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। आज हम लोग पहुंच गए हैं बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज। जी हां, टेस्ट सीरीज नंबर 65 नंबर टेस्ट सीरीज पर हम लोग पहुंच गए हैं। इससे पहले मैं 64 टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करा चुका हूं। अगर उनको नहीं आपने करा है तो कर लीजिए। एक चीज मैं और बता दूं, जितने भी क्लासेस हमारे द्वारा कराए गए हैं इस यूट्यूब पर बिहार दरोगा के लिए या कराए जा रहे हैं, उन सभी का पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। पीडीएफ कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम पर आपको डिटेल जानकारी दे दी गई है। अगर आप चीजों को नोट भी करते जाते हो तब पीडीएफ की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नोट नहीं करते हो तो आपको पीडीएफ ले लेना चाहिए, क्योंकि पीडीएफ लेने से आप रिवीजन इजिली कर पाओगे, आसानी से कर पाओगे रिवीजन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चंस देखिएगा, क्वेश्चन थोड़े इजी मिलेंगे लेकिन थोड़ा घुमावदार होगा, क्योंकि एग्जाम में भी आप देखते हैं कि घुमावदार प्रश्न आपको दिखाई देता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मान के चलिए इजी रहेगा, बाकी घुमावदार रहेगा। आइए, पूछ रहा है सिरके में होता है, क्या होता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिरके में कौन सा होता है? तो ध्यान से अगर नहीं देखेंगे तो गलती होने की संभावना है। ए या बी, यही दो ऑप्शन पर आपका दिमाग टहल रहा होगा। तो सिरके में जो होता है वो होता है एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। अच्छा, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जो होता है वो होता है दही में। वो कहाँ होता है? दही में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, HCl कहाँ होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो होता है भैया कहाँ? जो खाना को डाइजेस्ट करता है पेट में, है ना, ये होगा HCl। कभी पूछे सिरके का पीएच वैल्यू, पीएच मान कितना होता है? आप जान ही रहे हो कि ये अम्ल है तो 7 से कम होगा। ये चारों अम्ल है तो इन चारों का जो पीएच मान होगा वो क्या होगा? तो पीएच मान जो होगा वो होगा 7 से कम होगा इनका पीएच मान। लेकिन सिरके का पूछ रहा है तो बताएंगे सिरके का जो पीएच मान होता है वो लगभग 2.4 से 3.5 के बीच ही रहता है। तो ये हो जाएगा सिरके का पीएच मान। आइए अगला सवाल पर हम लोग आ जाते हैं। अगला सवाल कह रहा है वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, क्या कहलाता है? वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच सीमा रेखा या संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। अगर आप समझ पाए तो मैं कोशिश करूंगा। ये दो पारिस्थितिकी तंत्र है और इनके बीच जो संक्रमण क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है, इसको इकोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोटोन। यानी कि विकल्प यहां पर देखिए चौथा यानी डी नंबर विकल्प जो है वह सही हो जाएगा। चलिए आइए आगे के प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। हाँ, दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि का उदाहरण है? अदिश राशि का मतलब, अदिश मतलब दिशा का ज्ञान ना हो, वो अदिश राशि हो जाता है। अब देखिए चाल, अगर आपसे कोई कहे कि भाई उसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तब आपको कोई दिशा का ज्ञान होगा? नहीं, दिशा का ज्ञान नहीं होगा। लेकिन वेग और बल में दिशा का ज्ञान होता है। वेग और बल में जो दिशा का ज्ञान होता है, लेकिन यहाँ पर सी जो है अदिश का उदाहरण है, हमें दिशा का ज्ञान नहीं है। चलिए आइए, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी आने का जो मुख्य कारण है ना, वह है समुद्री सतह पर जब भूकंप आता है, समुद्री सतह पर जब भूकंप आता है तो यह सुनामी मतलब इसकी वजह से ही सुनामी आता है। कहने का सीधा मतलब है कि समुद्री सतह पर जब भूकंप आता है, कारण होता है वह सुनामी आने का। अच्छा, एक चीज बताइए, भारत में जो सुनामी आया था वह कब आया था? ऑप्शन भी मैं दूंगा, 2004 में, 2006 में, दो ही ऑप्शन दूंगा, आपको कमेंट करना है। जो सुनामी आया था, बहुत तबाही हुई थी, 2004 था कि 2006 था, तो ध्यान रखना है। चंद्रमा का आकर्षण और ये आपका ज्वार भाटा में कार्य करता है। चंद्रमा का, सूर्य का, है ना, ये ज्वार भाटा में आपका कम करता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आइए आगे आते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? विकल्प है पंपास, लानोस, सवाना और वेल्ड। तो देखिए पंपास, पंपास जो है वह है
आपका शीतोष्ण आ जाता है और वेल्ड भी शीतोष्ण आ जाता है। बाकी सवाना जो है यह उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है और सवाना का ही एक प्रकार होता है, वो लानोस होता है। ठीक, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो आपको प्रकार नहीं बताना है, जो मुख्य है वही बताना है, सवाना बताना है। सवाना का प्रकार है जब ऐसा ही ऑप्शन आ जाए, तब फंसने वाला जब ऑप्शन आ जाए कि भाई दोनों तो है ही उष्ण कटिबंधीय, लेकिन अब इन दोनों में चूज करना हो तो आप चूज करोगे सवाना को। बाकी पंपास, पंपास जो है वह अर्जेंटीना के घास के मैदान है ना, या अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं उसको, तो ध्यान रखिएगा। लानोस जो है वह वेनेजुएला में है ये घास का मैदान। सवाना जो है वो अफ्रीका में है और वेल्ड भी अफ्रीका में है, तो ध्यान रखिएगा। ये आपको कम से कम इतना याद रखना है, वेल्ड अफ्रीका नहीं है, दक्षिणी अमेरिका होगा संभवतः, वेल्ड जो है वह दक्षिणी अमेरिका है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। चारों याद रखिए, घास स्थल से सवाल बनता है, पूछता है एग्जाम में। चले आगे, तो चारों आप जान गए, पंपास अर्जेंटीना है ना, लानोस जो हो गया वो वेनेजुएला, सवाना अफ्रीका और वेल्ड भी अफ्रीका ही है, अफ्रीका ही है, अमेरिका नहीं। चलिए आइए आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कैनिंग। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग था। यही वायसराय बन जाता है 1857 के बाद, जब 58 में यह गवर्नर जनरल वाला पद खत्म होता है, वायसराय आता है, तब यही लॉर्ड कैनिंग जो है वो वायसराय भी बन जाता है, यानी कि यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी बन जाता है और भारत का प्रथम वायसराय भी यही बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा। 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें दो चार नाम आपको याद रखना है, जैसे कुंवर सिंह हो गए, है ना, इलाहाबाद से किसने किया था नेतृत्व, कानपुर से किसने किया था, आपका पटना से किसने किया था, दिल्ली से किसने किया था, झांसी से किसने किया था, तो ये नाम याद रखना है। 1857 पर मैं फुल डिटेल वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं, देख लीजिएगा, यहां से सवाल आता है 1857 की क्रांति से। एक सवाल और पूछता है 1857 से संबंधित कि भैया इसमें 1857 युद्ध से पहले भारतीय सेना और यूरोपीय सेना का अनुपात क्या था? भारतीय और यूरोपीय, तो देखिए 1857 क्रांति से पहले 5 अगर भारतीय सेना होते थे किसी कंपनी में, किसी बटालियन में, तो 1 यूरोपीय रहता था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। चलिए आइए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विद्रोह है और दूसरे तरफ ईस्वी है, तो ध्यान दीजिएगा। पावना विद्रोह, पावना विद्रोह 1873 से 76, तो हाँ ये तो सही है, पावना विद्रोह 1873 से 76 सही है। एका आंदोलन भी 1921-22 सही है। तानामगत भी 1913-14 सही है। अहोम विद्रोह जो है वो भी नहीं, वो 1828 है, ध्यान दीजिएगा। अहोम विद्रोह जो है वो 1828 है, यहाँ 1928 दिया हुआ है, तो गलत कथन कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत कथन हमको चूज करना था, जो हमने चूज कर लिया। आइए, ध्रुवीय क्षेत्रों में बहने वाली बहुत तेज और ठंडी बर्फीली हवाएं कहलाती है, तो ये बर्फीला तूफान का नाम इसको दिया जाता है ना, बर्फीला तूफान, ध्यान रखिएगा। आइए आगे प्रश्न की। हाँ, वनों के लिए बड़े क्षेत्र रखने की आवश्यकता है, क्यों? देखिए, वनों के लिए बड़े क्षेत्र इसलिए रखेंगे क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, इतना ज्यादा उत्सर्जित करते हैं कि अगर उसका प्रयोग ना किया जाए पेड़ पौधों के द्वारा, तो समझिए कि रहना मुश्किल हो जाएगा, इतनी गर्मी हो जाएगी, इतनी गर्मी हो जाएगी, ग्रीन हाउस समझते हैं ना, वैसा बन जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज्यादा मतलब प्रभावी हो जाएगा कि गर्मी बढ़ने से फिर ग्लेशियर पिघलने शुरू होंगे, बाढ़ आना शुरू हो जाएगा, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण जरूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए वनों के लिए बड़े क्षेत्र रखने की आवश्यकता है, अगर वन नहीं रहेगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। आइए, पूरा ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, नहीं गलती हो जाएगा। पूरा वर्ष किस क्षेत्र में वर्षा होती है? ऑप्शन है भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय, उष्णकटिबंधीय या शीतोष्ण। पहला ही ऑप्शन बच्चा मारता है भूमध्य सागरीय, लगा देगा भाई, भूमध्य सागरीय नहीं, भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में हमेशा वर्षा होती है, भूमध्य सागरीय में नहीं। ये तो भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र हो जाएगा, आपको भूमध्य रेखा लगाना है,
तो विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, फंसाने वाला प्रश्न था। आइए, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, कार्टोलॉजी या जियोलॉजी। लॉजी है तो अध्ययन ही होगा, तो अध्ययन हमको नहीं कह रहा है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी तो आप जानते ही हो, कार्टोग्राफी होगा। यह मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन होता है जिसको आप ऑप्शन से भी छाट सकते हो। ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? ग्रैंड कैनियन एक घाटी है, किस नदी पर है? यह अरिजोना में है, अमेरिका में, है ना। और यह है कोलोराडो, किस नदी पर? कोलोराडो नदी पर है, अरिजोना में, अमेरिका में, ध्यान रखिएगा। पूछता है सवाल। आइए, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 84, है ना। 3 दिसंबर 84 की 1984 की ये घटना है। और इसमें पूछता है कि किस कंपनी में रिसाव हुआ था, तो वह कंपनी था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। क्या था? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका ही रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। तो ये पूछता है कि भैया किस फैक्ट्री में, तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में यह रिसाव हुआ था। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, है ना। कभी रासायनिक सूत्र ना पूछे तो ध्यान रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक, ध्यान रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। CH3NCO। भोपाल गैस त्रासदी हुई कब थी? तो आप जान ही रहे हैं, 3/12/84 को, ठीक ना, ये याद रखना है, पूछता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? पूना, पूना के नाम से जाना जाता था किस खेल को? विकल्प है खो खो, वॉलीबॉल, बेसबॉल या बैडमिंटन। तो पूना खेल के नाम से जाना जाने वाला था बैडमिंटन था। कहा गया है या कहा जाता है कि ये पहले पूना में ही शुरू हुआ था, फिर अंग्रेज इसको वहां से अडॉप्ट करके और अन्य जगह पर ले गए, तो इसलिए इसको पूना नाम से जाना जाता है। आइए, हाँ, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? बैडमिंटन से है। मनिका बत्रा टेनिस से संबंधित है ना। के श्रीकांत जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सी विकल्प सही होता हुआ नजर आएगा। चलिए, भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ है बना है? करंट अफेयर का प्रश्न है। अयोध्या में बना है। कहाँ में बना है? अयोध्या में। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट जो बना है वह अयोध्या में बना है। अयोध्या कहाँ में है भाई? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में ही है, आपको पता ही होगा अयोध्या के बारे में। चलिए, ट्रेनों में पहला ATM लगाने वाला बैंक कौन सा है? ये करंट अफेयर का प्रश्न है। ट्रेनों में ATM लगाने वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र कौन सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ट्रेनों में लगाने वाला ATM। आइए, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ स्थापित हुआ है? देश का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है यह भी महाराष्ट्र में स्थापित हुआ है। कहाँ में स्थापित हुआ है? महाराष्ट्र में यह भी स्थापित हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र। आइए, क्यों प्रश्न कैसे कटने लगा? RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? RBI ने रेपो दर में जो कटौती की है वह 0.5, कितना किया है? 0.5। तो देखते हैं ऑप्शन 0.5 कहाँ है? 0.5 सही आंसर है। चलिए, किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च करने वाले जो है उनका नाम है किरण रिजिजू। क्या नाम है? किरण रिजिजू, इन्होंने ही लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन सही से सेट नहीं किया गया है, इसको थोड़ा सा मैं सही कर लूं, है ना। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहे हैं मुझे। आइए देखते हैं अगले सवाल को। इससे पहले वाला सवाल कर चुके हैं कि नहीं? हाँ, तो ये किरण रिजिजू कर चुका। आइए, किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आचार्य प्रशांत को। किसे मिला है? आचार्य प्रशांत को ये सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण पुरस्कार मिला है आचार्य प्रशांत को। तो यहाँ पर देखिए विकल्प जो है वह 20 सही हो जाएगा। किसको मिला है?
आचार्य प्रशांत को। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। जून 2025 को किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। तो विकल्प यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। चलिए हम आते हैं अगला सवाल 23 नंबर। पता नहीं प्रश्न किस प्रकार से सेट किया है भाई, सही से बनाया करो यार पीडीएफ। बिल्लो बैट है ना, विल्लो का जो बैट होता है को जीआई टैग किस केंद्र शासित प्रदेश को मिला है? तो यह मिला है आपका जम्मू कश्मीर को। किसको मिला है? जम्मू कश्मीर को विल्लो बैट जो है इसको मिला है जीआई टैग। आइए, घरचोला साड़ी इसे जीआई टैग मिला है। और ये घरचोला साड़ी कहाँ का है? तो ये आप कर दो कमेंट। गुजरात आपको पता ही होगा। कहाँ का है? तो भैया गुजरात का है, ध्यान रखिएगा, गुजरात सही आंसर। चलिए 25वां सवाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान सभा में दिए गए अंतिम भाषण में किस शब्द को शामिल नहीं किया गया है? जब भीमराव अंबेडकर जी भाषण दिए थे तो उन्होंने नम्यता को भी कहा था कि ऐड करिएगा, लेकिन नम्यता को ऐड नहीं किया गया है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ऐड किया गया है, नम्यता ऐड नहीं किया गया है। तो ध्यान रखना है, नम्यता हो जाएगा सही आंसर। आइए, संविधान की प्रस्तावना, 4 विकल्प हैं। संविधान का एक भाग है, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, या संविधान की शक्ति का स्रोत है। तो संविधान की शक्ति का स्रोत प्रस्तावना नहीं है, ठीक ना। संविधान की शक्ति को प्राप्त होता है जनता से, लिखा भी हुआ है प्रस्तावना में। इसे संशोधन नहीं किया जा सकता है। संशोधन हुआ है संविधान में, जो प्रस्तावना है उसमें 42वें संविधान संशोधन से संशोधित किया गया है, ठीक। तो यह भी नहीं होगा। संविधान का एक भाग है, हाँ संविधान का यह भाग है, तो ए तो होगा ही सही। आते हैं बी पर। प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करता है, तो हाँ जी, लक्ष्यों को भी इंगित करता है। कि जैसे आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना। अब इसके अलावा आप आगे और चलेंगे तो आपको मिलेगा न्याय, फिर मिलेगा स्वतंत्रता, मिलेगा कि 3 प्रकार का न्याय आपको मिल रहा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। तो ये जो लक्ष्य है कि भाई संविधान बनाने का, उसको इंडिकेट किया गया है प्रस्तावना में। तो विकल्प ए भी सही होगा और बी भी सही होगा, यानी कि ए और बी दोनों सही होगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें होना चाहिए था संविधान का एक भाग नहीं है, तब ए बी विकल्प सही करते, लेकिन टाइप होने में गलती हुआ है। तो चलिए आइए, शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का मतलब क्या है भैया? तो शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल। देखिए, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। विकल्प के अनुसार तो चलना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो है वह शून्यकाल कहलाता है। चलिए आइए 28वां सवाल। 28वां देखिए क्या कह रहे हैं। राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। हाँ भाई, भंग नहीं होती है, यानी ये तो सही है। इसकी अवधि 6 वर्ष की होती है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है? 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ठीक। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसके 1/3 सदस्य 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो सत्य कथन कह रहा है, तो कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। इसके किसी सदस्य की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होती है। 25 नहीं, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। राज्यसभा के लिए क्या है? 30 वर्ष है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही विकल्प हो जाएगा भैया कौन सा? ए और सी। सही विकल्प हो जाएगा ए और सी। अब आप कहेंगे कि बी क्यों नहीं? इसकी अवधि 6 वर्ष होती है। भाई, राज्यसभा की अवधि 6 वर्ष नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों की जो कार्यकाल होती है वो 6 वर्ष होती है। राज्यसभा तो कभी भंग ही नहीं होता है, विघटन ही नहीं होता है। तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष देता तो हम बी को सही मानते, लेकिन इसके सदस्यों का नहीं दे रहा है। ये कभी भंग नहीं होता है, तो ये तो सही है कि भंग नहीं होता है। इसकी अवधि 6 वर्ष,
राज्यसभा की थोड़ी अवधि 6 वर्ष है, ये तो भांग ही नहीं होता, ये तो अनंत काल तक, मतलब इसका कोई वो नहीं है। ये जब शुरू हुआ अब उसके बाद रुकना नहीं है, इसको चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। तो इसलिए बी विकल्प जो है वह सही नहीं है। तो ए और सी जो है वह सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? ए और, देखिए समझिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। इस प्रश्न में अगर अच्छे से ना समझा जाए तो गलती कर देंगे आप, बिल्कुल गलती कर देंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए आइए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिकार को आपातकाल के दौरान नहीं छीना जा सकता है? 20 और 21 अनुच्छेद जो है उसको आप नहीं छीनेंगे। बाकी बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, संगठन का, ये जो 19 वाला है इसको 358 अनुच्छेद के द्वारा छीन लिया जाएगा। लेकिन जीवन का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 वो नहीं छीना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए, एक संविधान संशोधन जिसका उद्देश्य एक नए राज्य का सृजन है पारित होना चाहिए। भाई नए राज्यों के लिए क्या है सिस्टम? नए राज्य बनाना है, सीधी सी बात है कि आप साधारण बहुमत से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं नए राज्य बनाने में। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। आइए, 31 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कथन है, भारत का राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 53 में यह बात लिखा भी हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये तो बिल्कुल सही है। कारण क्या है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद एवं राज्य विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, इसलिए ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है, क्योंकि भारत का चुनाव संसद और राज्य विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। कारण तो ये तो बात सही है कि इसका चुनाव संसद और राज्य विधानसभा के लोग करते हैं, जो चुने हुए लोग, लेकिन कारण ये उचित नहीं है। कथन सही है बट कारण उचित नहीं है। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, व्याख्या नहीं है, इसलिए नहीं ये प्रमुख हैं कि इनको संसद और विधानसभा चुनते हैं, इसलिए नहीं प्रमुख है ना। ये तो संविधान में बताया गया है कि भैया राष्ट्रपति जो है वो प्रमुख होंगे, ठीक। तो ए तथा आर दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है, बी विकल्प सही हो जाएगा। सही दोनों है लेकिन इसका ये व्याख्या सही नहीं है, ठीक ना। इसका ये व्याख्या सही नहीं है कि क्योंकि ये कार्यपालिका का प्रमुख इसलिए है कि जो सारे कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। इनको प्रमुख बताया गया है, सारे काम जितने भी काम होते हैं वो इनके नाम से होते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना है। तो दोनों सही है बट व्याख्या सही नहीं था। निम्नांकित में कौन सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो बिहार में जो सबसे लोकप्रिय था वो था फिरदौसी। कौन था? फिरदौसी था, ध्यान रखिएगा। आइए, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण करने वाला तो वह गुरु नानक ही थे। सबसे पहले बिहार का इन्होंने भ्रमण किया था, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, गया, राजगीर ये घूमे थे आकर के। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो मोहम्मद बिन जो तुगलक था यह दरभंगा का नाम तुगलकपुर कर दिया था। कहां का नाम? दरभंगा का नाम ये कर दिया था तुगलकपुर। आइए, मृग मृचिका बनने की वाली घटना को क्या कहते हैं? मृग मृचिका बनने वाली जो घटना होती है इसको TIR यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। चलिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इनमें से कौन नहीं बदलता है? तो जो नहीं बदलता है वह है भैया आवृत्ति। कौन नहीं बदलता है? वह है आवृत्ति, जो है वह नहीं बदलता है। वेग बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है ना, लेकिन आवृत्ति जो है वह नहीं बदलता है। आइए, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरण? तो रेडियोधर्मी पदार्थ ये अल्फा, बीटा और गामा तीनों उत्सर्जित करता है। तो विकल्प हो जाएगा डी सही। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित होना कहलाता है, ठोस से सीधा गैस बदल जाता है, वह कहलाता है सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधा क्या बन गया? तो ठोस से सीधा बन गया गैस, इसको कह देंगे ऊर्ध्वपातन।
ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, धर्मपतन। और अगर यही उल्टा पूछे कि गैस से सीधा ठोस, तब हो जाता निक्षेपण, यानी रिवर्स सब्लिमेशन। तो ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है पॉइंट। चलिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो यह हाइड्रोजन गैस है। कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाता है। चलिए, 40 नंबर। अच्छा प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की जो तकनीक का उपयोग होता है वो मिश्रणों को अलग करने में होता है। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में इसका जो है वह प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा जल से हल्का होता है? तो मैग्नीशियम, ये सब जल से हल्का नहीं है, बट सोडियम जल से हल्का है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि अगर जल वायु में ये क्या होता है, आग पकड़ लेता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट या पावर हाउस कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि सेल का पावर हाउस कहा जाता है। अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या एल्कलाइड, है ना। तो अमीनो अम्ल जो होता है वो प्रोटीन के संश्लेषण हेतु होता है। किसके? प्रोटीन के संश्लेषण हेतु होता है। ध्यान रखिएगा, बी विकल्प सही है। आइए, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार भी कहा जाता है? सहायक आहार किसको कहा जाता है? वसा को, या हार्मोन्स को, या प्रोटीन को, कि विटामिन को? तो देखिए, सहायक जो आहार है वो कहा जाता है विटामिन को। किसको कहा जाता है? विटामिन को। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए, जयपुर महल स्थित है। देखिए, जयपुर महल में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद किया था। यह जयपुर महल जयपुर में नहीं है, यह जयपुर महल उदयपुर में भी नहीं है, यह जयपुर महल आगरा में है। कहां में है? आगरा में, उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, फंसाता है प्रश्न, ये पूछ दिया गया है दरोगा में। भले इजी लग रहा हो, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट कराने वाला सवाल है ये सब। दिल्ली सल्तनत में अर्ज ए मुमालिक होता था। ऑप्शन है राजस्व विभाग, सैन्य विभाग, धर्म विभाग, या अश्वशाला का प्रमुख। तो अर्ज ए मुमालिक होता था सैन्य विभाग। क्या होता था? सैन्य विभाग। ध्यान रखिएगा। आइए, वह पहला सुल्तान जिसने भूमि को नाप कर लगान वसूलना प्रारंभ किया है, अलाउद्दीन खिलजी है। वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। आइए, 48 नंबर प्रश्न, इनमें से किसका संबंध राष्ट्रपति शासन लगने से है? राष्ट्रपति शासन लगने से कौन सा है भाई? अनुच्छेद 352 तो राष्ट्रीय आपात से है, राष्ट्रपति शासन से नहीं है। अनुच्छेद 356, बच्चे तो फट से मारते हैं 356, बाकी ध्यान रखना 365 अनुच्छेद भी राष्ट्रपति शासन से ही है। अगर केंद्र के निर्देशों को पालन न करे राज्य, तो ऐसी स्थिति में 365 से भी लगाया जा सकता है। तो विकल्प जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछ दिया है बिहार दरोगा में, इसीलिए इसको लाया हूं। केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। देखिए, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, केंद्र के लिए, अब केंद्र शासित के लिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछे केंद्र के लिए जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वह है 124 में। राज्यों के लिए जो है वो 2114 में है, मतलब 214 में है। और जो मतलब केंद्र शासित के लिए है वह है 241, मतलब ये 241, 241, 241 तीनों में रहेगा। 124, 214, 241 बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, विकल्प इसका डी सही हो जाएगा। आइए, 50वां सवाल, शिवाजी के अष्टप्रधान जो था उसका विघटन हुआ था। शिवाजी का अष्टप्रधान का विघटन कब हुआ था? राजा राम, संभाजी, ताराबाई या साहू जी के समय? तो शिवाजी का जो अष्टप्रधान था वो संभाजी के समय में विघटित हुआ था। किसके समय में? संभाजी के समय में विघटित हुआ था। तो बी सही है। 50 के 50 सवाल आपको मैं करा दिया। आज का प्रश्न बीच में थोड़ा सा इजी था और थोड़ा सा पीडीएफ भी सही से सेट नहीं कर पाया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, बीच में पीडीएफ गड़बड़ हुआ था। आगे से इसका ध्यान रखवाया जाएगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको। लेकिन हाँ, जो पीडीएफ आपको दिया जाएगा
उसमें ये समस्या नहीं रहेगी, उसमें परफेक्ट रहेगा, देख करके ही आपको दिया जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं, ख्याल रखिएगा, नमस्कार।